जिम के अंदर हल्की नियॉन लाइट्स की रोशनी थी। दीवारों पर शीशे लगे हुए थे जिनमें हर हरकत वाज़िया झलक रही थी। पसीने और खुशबूदार बॉडी स्प्रे की मिलीजुली महक हवा में घुल चुकी थी। ट्रेडमिल पर ज़रार खान मुसलसल भाग रहा था। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सांस भारी मगर मतवाजन थी। वो अपनी रफ्तार कम करने का नाम नहीं ले रहा था। जिस्म के हर अज़ा में खिंचाव, लेकिन आंखों में एक अजीब संजीदगी, जैसे किसी अंदरूनी जंग का शोर दबा हो। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और आयशा, उसकी मैनेजर, अंदर दाखिल हुई। इसके कदमों की चाप ट्रेडमिल की मुसलसल गिड़गिड़ाहट में दबी रही थी, मगर ज़रार ने शीशे में इसका अक्स देख लिया था। इसने फौरन हेडफोन निकाल कर पलट कर देखा। भवें तन गई थी। बहुत सख्त लहजे में बोला, फिलहाल बाहर जाएं मिस आयशा, मैं एक्सरसाइज के दरमियान में हूँ, बात बाद में करेंगे। अंदाज काफी सर्द था। इसे हर वो शख्स जहर लगता था जो इसकी एक्सरसाइज के दरमियान आता था। आयशा थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, सर ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप 5 मिनट दे दें तो। ज़रार ने घड़ी पर नज़र डाली। 25 मिनट हो गए, 5 बाकी है, इंतज़ार कीजिए। अगर वो एक्सरसाइज के दरमियान आई थी तो यकीनन कोई ज़रूरी बात थी, इसलिए इसने बात नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं समझा था। वो बगैर एक लफ्ज़ कहे दोबारा भागने लगा। इसके कदमों की रफ्तार और भारी हो गई थी। आयशा खामोशी से खड़ी इसे देखती रही। 5 मिनट पूरे होते ही इसने रफ्तार कम की, मशीन बंद की, तौलिया उठाया और पसीना साफ करते हुए इसकी तरफ बढ़ा। इसको देखते हुए संजीदगी से बोला, कितनी बार कहा है मिस आयशा, मेरे जिम एरिया में नहीं आया करें, ये जगह प्रोफेशनल वर्क के लिए नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आता है? मेरा असिस्टेंट कभी इस तरफ नहीं आता क्योंकि इससे मालूम है सर को मुदाखलत पसंद नहीं। वो इस वक्त शर्टलेस था। इसके 6 पैक मुसलसल नुमाया हो रहे थे। आयशा के चेहरे पर खफगी और घबराहट मिली जुली थी। मैं मिस किंजा के हवाले से बात करने आई थी। ज़रार के चेहरे पर लम्हे भर के लिए सकूत आया, मगर फौरन लहजा सख्त हुआ था। आपको इनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दें। वैसे आप 2 दिन से कहाँ थी? कंपनी के असूल आपको याद नहीं? हर वक्त आप किसी न किसी के मामले में मुदाखलत करती ही नज़र आती हैं। मैंने आपको मैनेजर इसलिए बनाया है कि आप मेरे काम पर ध्यान दें, ना कि इधर उधर घूमने में वक्त गुजार दें। आयशा एक लम्हा रुकी, फिर बोली, मैं बीमार थी सर। मगर वो मज़ीद कुछ कहती इससे पहले ही ज़रार तंजिया बोला, बीमारी की इतला देना भूल गई आपको, लेकिन किसी और के बारे में बात करना आप नहीं भूलती। वो बिना कुछ कहे एक कदम आगे बढ़ी, नज़रें इसके चेहरे पर जमा दी थी। सर आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। आंखों में खुमारी थी। ज़रार इसके हर कदम को गौर से देख रहा था। इसने धीरे से हाथ उठाया और ज़रार के सीने पर रख दिया। वो हल्का सा मसाज करते हुए बोली, मैं दरअसल वो बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि ज़रार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ जिम के सन्नाटे में गूंज उठी थी। आयशा चंद कदम पीछे हटी, आंखों में हैरत, चेहरे पर सन्नाटा। इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। इसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका एक कदम ज़रार को हाथ उठाने पर मजबूर कर देगा। इसकी सांस तेज थी। वो इसको देखते हुए बोला, मुझे पहले ही अंदाज़ा था तुम्हारी नीयत का। इसी को देखते हुए बोला, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। तुम्हारे जाने के ऑर्डर पर पहले दस्तखत कर चुका हूँ। ईमेल चेक कर लो, तुम फारिग हो। तुम जैसी घटिया सोच की लड़की को मैं अपनी कंपनी में जगह नहीं दे सकता। तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है वो किसी और कंपनी के बॉस पर अप्लाई करना। मैं तुम जैसी घटिया औरत को अपने ऑफिस में जगह नहीं दे सकता, जो अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। इसका अंदाज निहायत दुरुस्त था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। सर प्लीज़, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं था। बकवास बंद करो। ज़रार की आवाज़ गूंजी। इज्जत करने वाले प्रोफेशनल रहते हैं, तुम जैसे नहीं जो हर हद पार कर दें। मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम नहीं करता। निकल जाओ यहाँ से अभी। आज जो तुमने किया है इसका खुमियाजा तुम्हें अब सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो ज़रार खान कौन है। वो सर झुकाए पीछे हटी, दुपट्टे से चेहरा छुपाने की कोशिश की। बाहर जाते हुए दरवाजे का हैंडल हल्के से कांपा, फिर आवाज़ आई, सर मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहते ही वो निकल गई थी।
जरार चंद लम्हे साकित खड़ा रहा। इसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे, शायद गुस्से से या इस एहसास से कि हद पार करने वाली से वो नहीं थी। लम्हा भर के लिए इसने खुद पर भी सवाल उठाया, मगर अगले ही लम्हे इसने ठंडी सांस भरी, ट्रेडमिल पर रखी पानी की बोतल उठाई और धीरे से बोला, प्रोफेशनल रहना आसान नहीं मगर ज़रूरी है। इसकी आंखें शीशे में अपने अक्स पर ठहर गई थीं। जरार खान वजह मजबूत मगर अंदर कहीं बहुत तन्हा, लेकिन जो अब इसके साथ थी वो इसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जानता ही नहीं था कि सब हासिल हो जाना इतना आसान नहीं। कुछ देर इसने मजीद वर्कआउट किया था और फिर घर के लिए रवाना हो गया था। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी जैसे ही रुकी, दरवाजे के दोनों जानिब लगी लालटेनों की मध्यम रोशनी गाड़ी के शीशों पर पड़ी। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही एक मुलाजिम हाँफता हुआ बाहर निकला। माथे पे पसीना, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जरार ने अभी सीट बेल्ट तक नहीं खोली थी कि वो खिड़की के करीब आकर बोला, सर बेगम साहिबा को 10 मिनट पहले ही अस्पताल ले गए हैं। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बार बार आपको पुकार रही थी, आपको फ़ोन भी किया था मगर आपका नंबर बन जा रहा था। इनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। जरार का चेहरा एकदम संजीदा हो गया, आवाज़ भारी थी। कौन से अस्पताल? हुआ क्या है बीजान को? इनकी तबीयत खराबी का सुनकर ही इसकी जान लबों पर आई थी। एक ही जान ही तो थी जो इसका कुल सरमाया थी। माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। बड़े होने के बाद चचा चची भी दुनिया से रुखसत हो गए। अगर अब कोई रिश्ता बचा था तो वो सिर्फ दादी का ही रिश्ता था और एक कज़न जिसकी शक्ल भी इसे गवारा नहीं थी। मुलाजिम ने सर झुकाया, पता नहीं सर, बस निम्रा बीबी हर वक्त आ गई थी, वही संभाल रही थी सब कुछ। हम सब तो बाहर थे, किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इन्होंने बाहर आकर जब हमें आवाज़ दी तो हम तब अंदर गए थे। खुदा का शुक्र है, अगर निम्रा बीबी घर नहीं होती तो न जाने आज क्या कहर इस हवेली पर बर्पा हो चुका होता। जरार ने एक लफ्ज़ कहे बगैर गाड़ी रिवर्स की। इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर तेज़ी से हरकत कर रही थीं, आंखों में बेचैनी और माथे पर तनाव। पूरा रास्ता इसे बस एक ही चीज़ गूंजती रही, बीजान पुकार रही थी आपको। इसको मालूम था निम्रा बीजान को कहाँ लेकर गई होगी। कुछ ही देर में गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, कदमों की रफ्तार बेचैन थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर सांस भरते हुए बोला, रुकैया बेगम कौन से वार्ड में है? इमरजेंसी में लेकर आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, फिर कहा, सर वार्ड नंबर 7, सामने वाले रास्ते पर सीधा जाएं। जरार ने सर हिलाया और तेज़ कदमों से वार्ड की तरफ बढ़ गया। हॉल में एंटीसेप्टिक की तेज़ खुशबू फैली हुई थी। कहीं दूर मशीनों की बीप की आवाज़ आ रही थी। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचते ही वो अंदर दाखिल हुआ। रुकैया बेगम बिस्तर पर लेटी थी, हाथ पर ड्रिप लगी थी, चेहरे पर जर्दी मगर मुस्कुराहट कायम थी। इनके करीब निम्रा बैठी थी, होंठों पर फिक्र और आंखों में नमी। वो तड़प कर इनको पुकारते हुए इनकी तरफ बढ़ा था। बेजान जरार तकरीबन दौड़ता हुआ इनके पास आया। ये क्या तमाशा है? क्या हुआ आपको? आप हमेशा मेरी जान सूली पर लटकाए रखते हैं। क्या आप में सुकून से जिम भी नहीं जा सकता? मेरे पीछे से आप इतना बीमार हो जाएंगे कि आपको अस्पताल लाना पड़े। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। रुकैया बेगम कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ बोली, कुछ नहीं बेटा, बस सर चकरा गया था। डॉक्टर ने कहा है फिक्र की बात नहीं है, बस कमज़ोरी है। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? निम्रा मुझे ले आई थी। कमज़ोरी? जरार का लहजा बुलंद हो गया था। आप फ़ोन कर सकती थी, एक मैसेज कर देती। और निम्रा, इसने अचानक रुख मोड़ा, आवाज़ और तेज़ हो गई थी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि बीजान के साथ रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या ज़रूरत थी खाला के घर जाने की? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी वहाँ? हर वक्त शुगल मेला लगाने के लिए वहाँ पहुँच जाती हो। घर में तुम्हारे पाँव नहीं टिकते। परेशान कर दिया तुमने मुझे। निम्रा घबरा कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैं तो सिर्फ चंद घंटों के लिए गई थी लाला। खाला की तबीयत बीजान से ज़्यादा अजीज़ है तुम्हें तुम्हारी खाला। जरार ने बात काट दी। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, ये अकेली औरत तुम्हारे सहारे हैं। अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हारी खाला के पास इनकी औलादें हैं, इनकी बहनें हैं, इनके पोता पोती हैं, लेकिन हमारी दादी के पास सिर्फ मैं और तुम हो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर मैं बाहर के काम संभाल रहा हूँ तो तुम पर लाजिम है कि तुम घर संभालो, लेकिन तुम्हारी आवारागर्दी ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही।
लाला मैं खामोश। ज़रार ने हाथ उठाया। तुम्हें हर बार समझाता हूँ मगर तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। रिश्तेदारी से वक्त पर आने जाने का नाम नहीं, एतमाद का रिश्ता भी होता है और तुमने वो तोड़ दिया। मुझे हैरानगी हो रही है कि तुम इतनी लापरवाह, वो भी दादी के हवाले से कैसे हो सकती हो। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सवाए इनके। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों बिखर जाएंगे। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? अब क्या मैं काम धंधा छोड़कर हर वक्त घर में रहूं? क्योंकि मैडम साहिबा अपनी खाला के घर सैर सपाटे के लिए गई हुई हैं। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। इसको समझ ही नहीं आ रहा था वो अपना दिफा कैसे करे। रुकैया बेगम कमज़ोर आवाज़ में बोली, ज़रार बस करो, बच्ची से इस लहजे में बात नहीं करो। निम्रा ने बहुत संभाला है मुझे। तुम पहुंचते तो शायद देर हो जाती। वो घर पर ही थी, देखो कुदरत का निज़ाम। मेरी तबीयत जब भी ख़राब हुई जब ये घर आई थी, इससे पहले नहीं हुई। ज़रार के चेहरे पर लम्हा भर के लिए शर्मिंदगी की लहर उठी मगर वो चुप नहीं रहा। बीजान, अगर इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो ये सब होता ही नहीं। ये आपके साथ रहती है, आपका ख्याल रखती है, तो आपकी तबीयत इतनी बिगड़ती नहीं। निम्रा धीरे से बोली, आइंदा ऐसा नहीं होगा, सॉरी लाला। इसकी आवाज़ रुक गई। आंसू अब आज़ाद थे। रुकैया बेगम ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामा। बेटा, इससे बात नहीं करो, तुम जाकर थोड़ा पानी पी लो और ज़रार अब बस चुप हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची को डांटने की। निम्रा ने हिचकी दबाई, इस बात में सर हिलाया और वार्ड से बाहर निकल गई थी। ज़रार कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, आंखें दादी पर टिक गई थीं। आप ठीक तो है ना बीजान? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, बस तू गुस्सा कम किया कर। हर वक्त सफ़र बरसने से दिल का बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि एतमाद, रिश्ते और मान टूटते चले जाते हैं। ज़रार ने नज़रें झुका लीं। पहली बार इसके चेहरे की सख्ती थोड़ी पिघली थी। कोशिश करूंगा बीजान। अस्पताल के वार्ड में खामोशी छा गई। बस ड्रिप की बूंदें एक तरतीब से गिरती रहीं, जैसे वक्त खुद भी संभल कर चल रहा हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात इन्हें अस्पताल में एडमिट रखा गया था। निम्रा कमरे में और ज़रार बाहर ही रहा था। सुबह सवेरे इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। दोपहर की हल्की धूप पर्दों के पीछे से कमरे में छिनकर आ रही थी। फिजा में अस्पताल की दवाएं की हल्की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। रुकैया बेगम के बिस्तर के करीब रखा फैन आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। वो नीम दराज हालत में थी, कंबल जरा सा पहलू पर खिसका हुआ था। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और ज़रार अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर रात भर की थकन और आंखों में तशवीश थी। निम्रा जो इनके पास पानी का ग्लास रखे बैठी थी, फौरन उठ खड़ी हुई। बीजान, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। इसने ज़रार की तरफ एक लम्हे को देखा, फिर नज़रें झुकाईं और चुपचाप कमरे से निकल गई। इसका कोई इरादा नहीं था मज़ीद वहाँ ठहर कर इसके गुस्से का निशाना बनने का। ज़रार ने बीजान के करीब जाकर आहिस्ता से सलाम किया और इनके हाथ थाम लिए। अब कैसी तबीयत आपकी? फिर इनके माथे पर प्यार किया। कल तो आपने मेरी जान निकाल दी। बीजान, आपको अंदाज़ा भी है मैं कितना डर गया था। आपके खोने के एहसास ने ही मेरी सांसें रोक ली थीं। रुकैया बेगम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। और तुमने जो कल रात किया वो बहुत अच्छी बात थी। ज़रार ने भवें सुकेड़ ली। मैंने क्या किया? निम्रा को इतना डांटा जिसकी कोई हद नहीं। वो सारी रात रोती रही है और तुम अच्छी तरह जानते हो जब से इसके माँ बाप का इंतकाल हुआ है वो कितनी हसास हो गई है। इनका लहजा नरम मगर भरपूर तंज। वो वैसे ही एहसास कमतरी में रहती है। इसे हमेशा लगता है कि तुम इस पर एहसान कर रहे हो, कि तुम इसके खर्च उठाते हो। तुम्हारी एक सख्त बात इसके दिल में बहुत गहरा असर डालती है। ज़रार गुस्से से बोला, बीजान, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? चाचू की बेटी है वो, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर की है, मैं ही निभाऊंगा। ये मेरा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ निभाना अलग बात है बेटा, रुकैया बेगम ने सांस भरते हुए कहा। लेकिन अगर इतनी फ़िक्र है तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लेते? इसको भी ये एहसास से कमतरी ख़त्म हो जाएगा कि तुम इससे पाल रहे हो। ज़रार चौंक गया। बीजान, आप मुझसे इस बात की तवक्को नहीं रखें। मैं निम्रा को एक छोटी सी बच्ची समझता हूँ, नादान, ज़िद्दी, बेवकूफ़ सी। आपको लगता है मैं इससे शादी करूँगा? वो मुझसे 10 साल छोटी है। रुकैया बेगम धीरे से मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे दादा से 15 साल छोटी थी। क्या हमारा निकाह गलत था? उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, नीयत और दिल से पड़ता है। ज़रार ने गहरा सांस लिया। बीजान, वो ज़माना और था, आज लोग की सोच बदल चुके हैं। और वैसे भी, वो रुक गया। वैसे भी क्या?
रुकैया बेगम ने नजरें गाड़ दी। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। बीजान ज़रार की आवाज़ भारी हो गई थी। रुकैया बेगम ने खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि दिल के खिलाफ करो, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले सिर्फ दिल से नहीं, घर की इज्जत के लिए किए जाते हैं। बीजान, आप बात को जज्बाती रुख दे रही हैं। हाँ, दे रही हूँ। इनका लहजा पहली बार बुलंद हुआ, क्योंकि मेरा दिल चाहता है मैं अपने पोते की ज़िंदगी में सुकून देखूँ। निम्रा बेटी नहीं, अमानत है। मैं चाहती हूँ वो इस घर में महफूज रहे। अगर मैं आंख बंद कर लूँ तो इसे कौन देखेगा? ज़रार खामोश रहा, नज़रें झुक गई। रुकैया बेगम कमज़ोर सांस के साथ बोली, मैं कब से कह रही हूँ तुमसे, मगर तुम सुनते ही नहीं। अगर मेरी कोई हैसियत बाकी है तुम्हारे दिल में तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम्हें पता है मैं जो बीमार हुई हूँ इस वजह से हुई हूँ। मुझे हर वक्त इसकी फ़िक्र सताती रहती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका कौन करेगा? तुम दोनों कज़न हो, एक दूसरे के लिए नामहरम हो। आज ये मेरे दम से इस घर में रह रही है। अगर मेरी सांस रुक गई तो इसका कोई वजूद नहीं होगा। खुदा के लिए मेरी बात समझो। तुम्हारी माँ और निम्रा की माँ दोनों की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक हो जाओ। बीजान, ज़रार ने हाथ मजबूती से थामा। ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। इन्होंने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। आवाज़ भारी हुई, मैं कब तक रहूँगी? अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरी ये आखिरी बात भी नहीं मानोगे? ज़रार ने आंखें बंद कर ली, माथे की रगें उभर आईं। दिल में एक अजीब जंग चल रही थी। चंद लम्हों बाद इसने सांस भरी और दबी हुई आवाज़ में बोला, ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो निकाह कर लूँगा, लेकिन मुझसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखे। फिर शायद इसको बीवी का हक न दे सकूँ। मेरे दिल में कोई और है। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। रुकैया बेगम के चेहरे पर सुकून की झलक आई। मुझे मेरी निम्रा पर मुकम्मल भरोसा है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी और तुम इसको अपने दिल में बसा लोगे। तुम अभी जानते नहीं हो वो कितनी अच्छी है। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मेरी दुआ कभी रायगा नहीं जाएगी। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखेगा। मैं अब जल्द निकाह की तैयारी करूँगी। इसी हफ्ते के आखिर में निकाह होगा। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? ज़रार ने नज़रें दूसरी तरफ मोड़ लीं, जैसे खुद से नज़रें मिलाना मुश्किल हो। मैंने आपकी खातिर हाँ की है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझसे बिल्कुल अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया था। वो चंद लम्हे इनके पास बैठा था और फिर खामोशी से बाहर आ गया था। इसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका था। ये बात इसको मालूम थी कि इसकी माँ की ख्वाहिश है कि निम्रा ही इसकी बीवी बने, मगर वो किंजा को दिल दे चुका था और अब निम्रा को अपनाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल तरीन फैसला था। मगर दादी और अपनी मरहूम माँ के फैसले के आगे वो बेबस हो गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर वो हवेली में रहा और फिर थक हार कर ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। इस बात से बेखबर कि बीजान इसके पहुंचने से पहले ही ऑफिस में इसके निकाह का ऐलान कर चुके हैं। दोपहर के वक्त ऑफिस के शीशे वाले कैबिन में खामोशी थी। बस एयर कंडीशनर की मध्यम गूंज सुनाई दे रही थी। मेज़ पर फाइलों का ढेर, एक खुला लैपटॉप और आधी पी हुई कॉफ़ी का कप रखा था। ज़रार अपनी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा था, नजरें स्क्रीन पर, मगर जहन कहीं और था। उंगलियां कीबोर्ड पर हरकत कर रही थीं, मगर वो जानता था कि वो महज दिखावा है। दिल अब भी बीजान की बातों और अपने फैसले के बोझ में उलझा हुआ था। चंद लम्हे बाद अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और किंजा दाखिल हुई। इसके कदमों के साथ हाई हील की टिक टिक ने माहौल का सुकून तोड़ दिया था। सफ़ेद शर्ट, स्याह फिटिंग पैंट, खुले बाल और एतमाद से भरी आंखें। वो सीधी चलती हुई आई और बिना इजाज़त मांगे मेज़ के कोने पर आकर बैठ गई थी। ज़रार ने चौंक कर ऊपर देखा, भवें सुकेड़ ली थी। किंजा, ये क्या तरीका है? कुर्सी पर बैठो, कोई आ गया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है इस तरह बैठने से। किंजा तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सबको पता है। छुपाने की क्या ज़रूरत है? अंदाज में कुछ मुख्तलिफ था। एक लम्हे के लिए वो चौंका भी था, मगर सर झटक गया था। ज़रार ने गहरा सांस लिया, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए बोला, ये ऑफिस है, निजी जगह नहीं, और हमारा रिश्ता वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा है। इसे सबके सामने बयान करना मुनासिब नहीं है।
किंजा इसकी तरफ झुकते हुए बोली, मैंने सुना है तुमने मैनेजर आयशा को निकाल दिया है, बता सकते हो क्यों? जरार का लहजा खुश्क था। ये तुम्हारा मामला नहीं। वाकई किंजा के होंठों पर तंज भरी मुस्कुराहट उभरी थी। या ये कहानी तुम छुपाना चाहते हो? मैंने सुना है तुमने इसे बहुत बुरे अंदाज में निकाला है। क्या वो तुम्हारे राज जानती थी? जरार ने मेज पर रखी फाइल बंद की थी। किंजा, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अपनी हद में रहो। वो हंसी, मगर आंखों में चुपता हुआ गुस्सा। हद? तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है तुम मुझे अपनी रखेल समझते हो, गर्लफ्रेंड नहीं। किंजा, जरार की आवाज सख्त हुई। अल्फाज सोच कर बोलो। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? वो एक झटके से खड़ी हुई। मुझे सब पता चल गया है। तुम शादी कर रहे हो और इसलिए तुमने आयशा को निकाला, क्योंकि वो हमारे ताल्लुक के बारे में जानती थी, है ना? तुम्हें डर था कि वो किसी को बता ना दे। तुम्हारी दादी ने खुद ऐलान करवाया है कि तुम्हारा इसी हफ्ते को निकाह है। तुम क्या समझते हो मुझ तक कोई खबर नहीं पहुंचती? जरार का चेहरा सुर्ख हो गया। काफ़ी हो गया, मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरा है, तुम्हें इस पर बात करने का कोई हक नहीं। मैंने कभी तुमसे कोई वादे नहीं किए। हाँ, बस तुमसे पसंदीदगी जाहिर की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका हूँ। हद में रहकर बात करो, किंजा तल्खी से बोली। हद? तुमने मुझे ख्वाब दिखाए थे, वादे किए थे, और अब जब वक्त आया तो तुम किसी नन्ही सी लड़की से शादी कर रहे हो जो तुम्हारे काबू में रहेगी। मर्दों को वैसे भी कम उम्र लड़कियां पसंद आती है ना, ताकि इनकी हर बात मानी जाए, बिस्तर पर भी, जिंदगी में भी। जरार ने तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज़ नीचे रखो किंजा, बाहर सब सुन रहे हैं। मुझे परवाह नहीं, वो चीखी। मैं तुम जैसे आदमी के साथ एक मिनट भी रिश्ता नहीं रख सकती। तुम्हें बस कंट्रोल चाहिए, मोहब्बत नहीं। बदतमीजी बंद करो। जरार की आवाज़ गूंजी। ये ऑफिस है, ड्रामा मत करो। ड्रामा तुम कर रहे हो। किंजा ने मेज़ पर रखी फाइलें धक्का मारकर नीचे गिरा दी थी। कॉफ़ी का कप गिरा, भूरा माया ज़मीन पर फैल गया। तुम्हारे लिए सब कुछ खेल है ना? जज्बात, लोग, रिश्ते। जरार ने दांत भींचते, चली जाओ यहाँ से। अभी जाऊंगी, मगर याद रखना, तुम्हें तुम्हारा सुकून कभी नहीं मिलेगा। जिस दिल को तुम रौंदते हो, इसकी बद्दुआ सीधी लगती है। ये कहकर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई थी। कैबिन में अब सिर्फ खामोशी थी और ज़मीन पर बिखरी हुई फाइलों के दरमियान वो गर्मा गर्म कॉफ़ी की खुशबू जो अब तलखी में बदल चुकी थी। जरार ने पेशानी पर हाथ रखा, आंखें बंद कर ली थी। ऐसे लगा जैसे जिंदगी के हर रिश्ते की दीवार इसके अपने ही हाथों से गिर रही हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। निम्रा के कमरे की खामोशी में दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वो बेड पर टेक लगाए एक नॉवल के सफ़े पलट रही थी। नरम पीले लैम्प की रोशनी में इसका चेहरा पुरसकून था। जिस दिन भर के शोर के बाद लम्हा भर की पनाह मिली थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। वो चौंक कर खड़ी हुई। दरवाजे में जरार खड़ा था। बाल बिखरे, कमीज़ के बटन खुले, आंखों में सुर्खी थी, जैसे किसी अंदरूनी तूफान ने इसके वजूद को हिला दिया हो। वो चंद तेज कदमों में इसके करीब पहुंचा। इसके बोलने से पहले ही इसकी गर्दन पर हाथ रख दिया था। लाला, ये क्या? वो हकलाते हुए पीछे हटी, मगर इसकी गिरफ्त सख्त थी। जरार की आवाज़ भारी और जहर भरी थी। तुम जो हवा में उड़ रही हो, अपनी किस्मत पर खुश हो रही हो, मेरी दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही हो, ये ख्वाब हमेशा के लिए दफन कर दो। समझ आई? नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे वजूद से भी। इसके लफ्ज़ खंजर की तरह इसके दिल में उतर रहे थे। वो कांपते हाथों से इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे लाला। आपको क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? वो मज़ीद भड़क उठा। क्या किया है? तुमने मेरी बीजान के दिमाग में जहर भरा है। तुमने इन्हें मेरे खिलाफ कर दिया। वो जो कभी मेरी बात के बगैर पानी तक नहीं पीती थी, आज तुम्हारे इशारे पर मेरे फैसले बदल रहे हैं। तुम समझती हो तुम बहुत चालाक हो। वो रो दी, मगर इसके चेहरे पर किसी रहम का साया नहीं आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बीजान, खुद। चुप रहो। वो धाड़ा। इसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आई। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो? इस हवेली पर कब्जा, मेरा मुकाम, मेरा नाम, सब कुछ छीन लेना चाहती हो। मगर याद रखो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब रोन दूंगा। तुम्हें वही जिंदगी दूंगा जो तुम जैसी औरतों को मिलती है। खामोश, टूटी हुई, कैद में वो सिसकते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी, बस
इसने इसके बाजू झटक कर कहा, मुझे तुम्हारी सफाइयाँ नहीं सुननी। शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा कि बीवियाँ किस तरह रहती हैं। तुम जैसी खुददार औरतों की गर्दन झुकाने का हुनर आता है मुझे। इसकी आंखों में एक लम्हे को दर्द की झलक से उठी, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर खुद से ही लड़ गया हो। इसने रुख मोड़ा, गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ता था। वो जमीन पर बैठ गई, आंसू गालों पर बह निकले थे। दरवाजा जोर से बंद हुआ, आवाज देर तक गूंजती रही। कमरे में अब से वो थी और इसके अंदर की लड़ती सांसें। इसने अपने कांपते हाथों से गर्दन को छुआ, निशान सुर्ख हो गए थे। इसके दिल में सिर्फ एक जुमला गर्दिश कर रहा था, क्या नफरत इतनी शदीद हो सकती है कि इंसान अपनी पहचान भी भूल जाए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा के साथ दरवाज़ा हल्का सा चिड़मड़ा गया, मगर इसके अंदर तूफान पहले ही आ चुका था। पूरी रात इसके रोते रोते गुजर गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें सेहन के दरख्तों से छन कर अंदर आ रही थी। हवेली में हल्की सी खामोशी छाई थी। वो आंखों में सूजन लिए धीरे कदमों से बीजान के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में ऊद की खुशबू फैली हुई थी। बीजान नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी। इसके अंदर का बोझ अब जब्त के दायरे से बाहर था। पूरी रात सोचकर इसने फैसला किया था कि बीजान को वो शादी के लिए मना कर देगी। वो कमरे में दाखिल हुई। सामने वो बैठी हुई थी। बीजान, इसकी आवाज़ भरा गई। अगले लम्हे वो बीजान के कदमों में बैठ गई और इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बीजान घबरा गई। फौरन इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अरे लाडो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब खैरियत है ना? ख्वाब में डर गई थी क्या? वो नफ़ी में सर हिलाती रही। आंसू गालों पर बह निकले। नहीं बीजान, मुझे नहीं करनी ज़रार लाला से शादी। आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं? आप मेरी शादी किसी से भी करवा दें, मैं कर लूँगी, लेकिन इनसे नहीं। वो मुझसे नफ़रत करते हैं। रात भी उन्होंने मुझसे बहुत बुरी बातें कही, बहुत रुलाया मुझे। बीजान के चेहरे पर हैरत के साथ खफगी भी आ गई। ये तुम क्या कह रही हो? ज़रार ऐसा नहीं है, वो कभी अपनी हद से नहीं निकलता। तुम शायद कुछ बढ़ा चढ़ा रही हो। वो रोते हुए बोली, नहीं बीजान, मैं सच कह रही हूँ। वो मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे, कह रहे थे मैं हवेली पर कब्जा करना चाहती हूँ और ये कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। बीजान ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, बस करो लाडो, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। ज़रार कल रात बहुत गुस्से में था। इसके सर पर काम का दबाव भी है। मर्दों की बातों को इतना दिल पर नहीं लेते। अभी वो इन्हें समझाने लगी थी कि दरवाजे की तरफ से ज़रार की भारी आवाज़ उभरी, मैंने कब कहा तुम्हें कुछ? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी दुल्हन बनो या कोई और। वो चौंक कर पलटी। दरवाजे पर ज़रार खड़ा था, सफ़ेद शर्ट में, चेहरा तनाव में जकड़ा हुआ। ज़रार, बीजा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, ये क्या तरीका है बात करने का? इसने इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था और सीधा इसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें जो कहना है साफ कहो, ये रोना धोना मेरे लिए मत करो। मैंने कब कहा कि शादी ज़बरदस्ती की जा रही है? अगर तुम्हें मसला है तो सीधा इनकार कर दो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हैरत और दुख के मिले जुले लहजे में बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कल रात खुद कहा था कि आप मुझसे नफ़रत करते हैं, और फिर आज क्यों तमाशा बना रहे हैं? अगर वाकई ऐसा नहीं चाहते तो बीजान को मना कर दे। ज़रार के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब तुम्हारी कहानी है। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। बीजान ने उसकी तरफ देखा, फिर निम्रा की तरफ। बस लाडो, अब मज़ीद कुछ मत कहो, तुम हद से बढ़ रही हो। ज़रार खुद मान रहा है, फिर तुम क्यों ज़िद कर रही हो? अपनी इज्जत का ख्याल करो, ख़ानदान में बात फैल जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि लड़की शादी से एतराज़ कर रही है। वो सिसक पड़ी। बीजान, मेरी बात पर यकीन करें, वो झूठ बोल रहा है। वो बीजान ने सख्त लहजे में टोका, बस और नहीं, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। मैंने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ज़रार ने एक कदम पीछे लिया, चेहरे पर वही सर्द जहरीली मुस्कुराहट। देख लिया, अब मुतमईन हो जाओ। जो खेल खेलने की कोशिश कर रही थी वो उल्टा पड़ गया। वो बेबसी से इसे देखती रही। ज़रार के चेहरे पर लम्हे भर को एक तंजिया सकून सा आया। फिर वो मुड़ गया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के बाद कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिर्फ इसकी हिचकियाँ और बीजान की ठंडी आहें बाकी रह गई थी।
कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। खुशबू, फूल और खामोशी तीनों अपने अपने जगह मौजूद मगर बेमायनी लग रहे थे। वो बेड के किनारे सर झुकाए बैठी थी। दिल की धड़कन कानों तक गूंज रही थी। हाथ पसीने से भीग चुके थे। दुपट्टे का भारी पल्लू कंधों पर रखा हुआ था और निगाहें दरवाजे पर जमी थीं। अंदर एक अजीब सा खौफ रेंग रहा था, जैसे कोई फैसला होने वाला हो जिससे वापसी मुमकिन ना हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रुकैया बेगम के फैसले पर दोनों ने ही सरखम कर दिया था। इस हफ्ते के आखिर में दोनों का निकाह करार पाया था। आज निकाह बहुत सादगी से किया गया था। खानदान के मोअज़्ज़िज़ लोग भी मौजूद थे। निकाह होने के बाद इससे खानदान की लड़कियां ज़रार के कमरे में बैठकर चली गई थीं। वो घबराई घबराई सहमी सहमी इसके नाम की सेज सजाकर बैठी हुई थी। कमरा फूलों से महका हुआ था मगर इससे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। दिमाग में कई तरह के ख्यालात थे कि आगे की ज़िंदगी अच्छी होगी या फिर आज की इस पुरसुकून ज़िंदगी का आखिरी दिनों का। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी जब अचानक दरवाज़ा खुला। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ ज़रार अंदर दाखिल हुआ। स्याह शलवार कमीज में, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा, लबों पर वही तल्ख सुकून। इसके कदमों की चाप ने माहौल को और घटा सा दिया था। वो चंद लम्हे दरवाजे पर रुक कर इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जब वो बिल्कुल करीब आया तो इससे नजरें नीचे कर ली थी। वो समझी थी कि अब मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने हाथ बढ़ाकर बेदर्दी से इसका घूंघट नोच कर फेंक दिया था। पन्नों के जरिए दुपट्टा बालों में सेट किया गया था। दुपट्टा खींचने की वजह से इसका पूरा सर तकलीफ से फटने के करीब आ गया था। वो तड़प उठी। खान ज़रार के चेहरे पर ज़रा सी भी नरमी नहीं आई थी। अचानक इसने इसका बाजू सख्ती से थाम लिया था और इसे झंझोड़ते हुए बोला, बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का, आज दिखाता हूँ तुम्हें कि बीवी बनना कैसा होता है। वो सहम कर पीछे हटी। आंसू बहने लगे थे। मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझसे नफरत करते हैं तो फिर क्यों बीवी बीवी कह रहे हैं? मैं तो खुद नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता। आप ही बीजान ने ज़बरदस्ती। ज़रार धार कर बोला। इसकी आवाज़ दीवारों से टकरा गई। तुम्हें मालूम भी है तुम मेरे साथ क्या कर चुके हो? मेरे सर पे तुम्हें थोपा गया है जैसे कोई बोझ। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश सब रोंद गई थी सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम चाहती हो मैं तुमसे लाताल्लुक़ हो जाऊं? ऐसे कैसे मुमकिन है? आज तुम्हें अपनी बनाऊंगा और हर रात तुम्हें अजियत दूंगा ताकि मेरी रूह सुकून में रहे कि मेरी मोहब्बत अगर मेरी नहीं हुई तो मैंने तुम्हें भी सुकून नहीं दिया है। वो कांपती आवाज़ में बोली। मैं तो खामोश थी, इनकार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने साथ नहीं दिया। आप चाहें तो। ज़रार ने इसका दूसरा बाजू भी सख्ती से थाम लिया। चाहूँ तो क्या तुम्हें छोड़ दूँ? सब कुछ ऐसे ही जाने दूँ? नहीं, जब मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं रखी गई, जब मेरी पसंद को रोंद कर तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया गया, तो अब तुम मेरे असूलों पर रहोगी। आज की रात याद रखोगी। वो सिसकी। मुझे दर्द देकर क्या मिलेगा आपको? मैंने तो सिर्फ मान रखा है बीजान का, आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा। ज़रार के चेहरे पर तंज भरी हंसी उतर आई। अपनी मासूमियत का खेल अपने पास रखो। मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो, हवेली, नाम, इज्जत और वो मुकाम जो तुम्हें कभी नहीं मिलना था, लेकिन अब मिलेगा। कैद की शक्ल में। वो चीखी नहीं। आप गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। खामोश रहो। वो झुककर इसके करीब आया। आंखों में गुस्से के साथ एक भारी थकन भी थी। तुम्हें लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब मेरे लिए आसान है? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे क्या याद आता है? एक मजबूरी, एक शिकस्त। लेकिन आज हर बदला लूँगा। वो लड़ती आवाज़ में बोली। फिर आपने हाँ क्यों कही थी निकाह को, अगर इतनी नफरत ही तो? क्योंकि बीजान मरने की बात ले बैठी थी। मैंने सिर्फ इनकी सांस बचाने के लिए हाँ कही थी, तुम्हारे लिए नहीं। अब तुम इनकी चाहत हो तो तुम्हें बर्दाश्त करना तुम्हारी सज़ा भी है और मेरी मजबूरी भी। वो पीछे हट गई। आंसुओं से चेहरा तर हो गया। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना हक ना रिश्ता, कुछ नहीं। बस मुझे छोड़ दें, मैं अपने कमरे में रह लूँगी, मुझे मारे मत। ज़रार सर्द लहजे में बोला। ये मेरा कमरा है, तुम्हारी जगह मेरी मर्जी से तय होगी। और याद रखो, बीवी हो चाहे नापसंदीदा सही मगर हो, इसलिए बर्दाश्त करो। मुझे ये कहते ही वो इस पर हावी हो गया था, जबकि इसकी सांसें थम गई थीं।
اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے کر وہ اس پر قابض ہو چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کے پورے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور کب وہ تکلیف صحت سہتے ہوئے سوئی، اسے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں صبح کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ سرک کر داخل ہو رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے سے سورج کی کرنیں کمزور سی چھن کر بستر تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ گہری نیند میں تھی، مگر چہرے پر تھکن، بے چینی اور رات کی اذیتوں کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کے قریب ہونے کا احساس ہوا، جیسے سانسوں کی حرارت اس کی جلد کو چھو رہی ہو۔ وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا زرار کوہنی کے بل اس کے سامنے لیٹا تھا، چہرہ اتنا قریب کہ اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سہم گئی، سانس اٹک گئی، جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ کیسی رہی میری پرفارمنس رات والی؟ زرار کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ پلکیں چھپاتی پیچھے ہٹنے کی کوشش میں بولی، پلیز دور ہٹیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ رات والا زرار یاد کر کے پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ زرار نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، بی جان کے لیے شادی کی ہے نا میں نے، اب انہیں پوتا تو دینا ہی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک سرد بے حسی۔ وہ دبے لبوں سے بولی، تکلیف ہو رہی ہے، پلیز جانے دے۔ ابھی رات والی تکلیف بھی کم نہیں ہوئی ہے، خدا کے لیے بخش دے، زرار نے بے پرواہ لہجے میں کہا۔ تکلیف؟ پھر ایک خوش کہہ کا ہنسا۔ تمہیں تو عبادت ڈالنی پڑے گی، یہ رشتہ تمہارے خوابوں جیسا نہیں ہے، حقیقت جیسا ہے، سخت، کڑوا، ناقابل فرار، جس میں تمہیں صبح شام صرف میری طرف سے اذیت ملے گی اور تمہیں برداشت کرنی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، نہ یہ شادی، نہ یہ زندگی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ زرار نے چہرہ قریب لا کر دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اب تم میری ہو، اور جو میرا ہوتا ہے وہ میری مرضی سے جیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ سسک اٹھی۔ یہ محبت نہیں، یہ ظلم ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا۔ محبت؟ وہ تن سے بولا، محبت تو تب ہوتی ہے جب دل دیا جائے، زبردستی نہیں، اور مجھے زبردستی ہی ملی ہو تم۔ اب بس وہی لوٹا رہا ہوں جو ملا ہے۔ وہ ہاتھوں سے چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، مجھے سانس لینے دیں پلیز۔ ایک لمحہ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے وہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جبکہ وہ تڑپ گئی تھی، اس کے ہاتھوں کو ہٹانے لگی تھی، مگر اس کے ہاتھ بے باک انداز میں اس کے وجود پر سرایت کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ اس میں گم ہوتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اسے دور کرنے کی اب بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی حد پار ہونے لگی، اس کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی اور وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی، لیکن تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی عمر دراز نہیں ہے، وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اسے تھوڑا آرام چاہیے، مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ صرف بدلہ لے رہا تھا اپنی محبت نہ ملنے کا اور بی جان کی ضد کا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ اپنی انا میں وہ ایک معصوم پھول کو روند رہا ہے۔ مسلسل 1.5 گھنٹہ اس کو تکلیف دے کر وہ واش روم چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر پیچھے وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر وہ اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن چڑھ آیا تھا، مگر زرار کے چہرے پر رات کی تھکن اب بھی واضح تھی۔ آفس کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندر کی تاریکی کو چھو نہیں رہی تھی۔ میز پر بکھرے فائلز، کھلا لیپ ٹاپ اور آدھا پیا ہوا کافی کا کپ سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بات سے بھاگ رہا ہے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ دروازہ کھلا، شہباز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر جھجک سر بات تھی، تھوڑی اہم۔ زرار نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ بھویں سکیری، کیا بات ہے؟ شہباز نے آہستہ قدم آگے بڑھائے۔ سر پچھلے ہفتے سے کچھ دیکھ رہا تھا، سوچا آپ کے سامنے لاؤں، غلط فہمی ہو تو صاف ہو جائے۔ مگر زرار کا لہجہ سر تھا۔ سیدھی بات کرو شہباز، کیا لائے ہو؟ شہباز نے موبائل آگے بڑھایا۔ یہ تصویریں کنزا میم کی ہیں۔ زرار نے موبائل پکڑا، اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو رک گئیں۔ اسکرین پر جو تصاویر تھیں وہ جیسے کسی نے سینے میں برف رکھ دی ہو۔ چند لڑکوں کے ساتھ وہ ہنستی ہوئی کسی کے بازو میں ہاتھ ڈالے، کسی کیفے میں، کسی گاڑی میں، اور کچھ بہت ہی نامناسب حالت میں تھی۔
एक लम्हे को कमरा घूमने लगा था। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? इसकी आवाज़ भर आ गई थी। सर, पिछले हफ्ते एक बंदे ने भेजी थी। कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो और सबूत भी दे सकता हूँ। मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ। ज़रार ने फ़ोन मेज़ पर पटक दिया। ये झूठ है। तुम्हें अकल नहीं है क्या शहबाज? तस्वीरें एडिट हो सकती हैं। आजकल सब कुछ हो सकता है। वो अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा सितम होने नहीं दे सकता था। शहबाज खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता बोला, सर मैं चाहता था मैं भी यही सोचूं, मगर मैंने इसके वॉइस नोट्स भी सुने। ज़रार की नज़रें ऊपर उठी। कौन से वॉइस नोट्स? शहबाज ने कांपती आंखों से प्ले दबाया। फ़ोन से किंजा की आवाज़ उभरी, साफ बेचैनी हुई। कल शाम 6 बजे वही जगह, किसी को पता नहीं चले। और हाँ, पैसे साथ रखना। एक और नोट चला, ज़रार को कुछ पता नहीं चले। वो तो अब खुद अपने काम में मसरूफ़ है। ज़रार के चेहरे से रंग उड़ गया। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। इसकी आवाज़ टूट गई। हाँ, वो बुरी है लेकिन इतनी नहीं। शहबाज आहिस्ता से बोला, सर मैं बस अपना फ़र्ज़ समझकर बता रहा हूँ। आप चाहें तो मज़ीद सबूत भी मंगवा दूँ? नहीं। ज़रार ने मेज़ पर हाथ मारा। कुछ नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। शहबाज ने फ़ौरन सर झुकाया और कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया तो ज़रार की सांसें भारी होने लगी थीं। इसने मोबाइल दोबारा उठाया, तस्वीरें देखीं, जैसे खुद से यकीन करवाना चाहता हो कि ये सब झूठ है, मगर आवाज़ें, मुस्कुराहटें, लम्हे सब असली लग रहे थे। किंजा, वो ज़ेरे लब बोला। आंखों के सामने इसका चेहरा घूम गया था। वही नर्म लहजा, वही शर्मीली मुस्कुराहट। अब वही चेहरा धुंधला रहा था, जैसे किसी ने एक मानूस ख्वाब पर स्याही फेर दी हो। कमरे की फ़िज़ा बोझल हो गई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तेज़ सुनाई देने लगी थी। ज़रार ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए इसके होंठ कँपकँपाए थे, जैसे वो खुद से कुछ कहना चाहता हो। अगर ये सब सच है तो मैं किस पर भरोसा करूं? बाहर दफ्तर की चहल पहल जारी थी, मगर इसके अंदर जैसे सब कुछ रुक गया था। एक खामोशी जो चीखों से ज़्यादा अजियतनाक थी। पूरा दिन इसका बोझल गुजरा था। रात का सन्नाटा हवेली में फैल चुका था। आसमान पर चांद नीम रोशन था, जैसे थकन से झुक गया हो। रुकैया बेगम के कमरे में हल्की सी दवा की बू, नीम अंधेरा और बिस्तर के पास जलता नाइट लैंप, सब कुछ एक थकी हुई शाम की गवाही दे रहे थे। निम्रा ने इनको दवाइयाँ खिलाकर पानी का ग्लास रखते हुए आहिस्ता कहा, अब आप ये दवा वक्त पर लिया करें। बीजान, कल भी नाश्ते के वक्त नहीं ली थी। डॉक्टर ने मना किया है ना? लापरवाही से रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है बेटा, अब तुम हो ना ख्याल रखने वाली। फिर इनका लहजा ज़रा सख्त सा हो गया। लेकिन अगर आइंदा दवाइयों में कोताही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? निम्रा हंसती थी। जी जी बीजान, नहीं होगी कोताही। वो प्याला समेटने लगी थी कि रुकैया बेगम ने इसका हाथ थाम लिया। इधर आओ, मेरे पास बैठो। निम्रा लम्हा भर को ठटकी, फिर खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठ गई। रुकैया बेगम ने इसके चेहरे को गौर से देखा। वही चमकदार आंख, मगर इनमें कहीं थकन छुपी थी। एक बात पूछूं बेटा? निम्रा ने नजरें नीचे की। जी बीजान, पूछे ना। ज़रार कैसा है तुम्हारे साथ? खुश लगता है? ये सवाल सुनते ही निम्रा के अंदर कुछ हिल गया था। इसके लबों पर आह उठी, मगर वो फौरन मुस्कुरा दी। जी बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी ऑफिस के काम में उलझे रहते हैं, वरना बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। रुकैया बेगम ने इसका हाथ थपथपाया। बेटा, मर्दों का मिजाज ज़रा सख्त होता है, कभी कभी बातें दिल पर नहीं लिया करो, मगर अगर वो तुमसे बदतमीजी करे या आवाज़ बुलंद करे तो छुपाना नहीं, बता देना मुझे। निम्रा की पलकें चपकने लगीं, गला बंद होने लगा। दिल चाहा कि चीख कर कह दे, हाँ बीजान, वो बदल गया है, वो पहले वाला ज़रार नहीं रहा। मगर इसने निगाह झुकाई, आंसू जब्त किए। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। रुकैया बेगम ने शुक्र अदा किया। खुदा सलामत रखे तुम दोनों को। बस दिल से दुआ है कि तुम दोनों का घर खुशियों से भर जाए। निम्रा की आंखों के किनारे नम हो गए थे। आमीन। बीजान, कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की हल्की टिक टिक बाकी थी। रुकैया बेगम मजीद बोली, खाना वक्त पर खाती हो? निम्रा हल्की मुस्कुराहट से बोली, हाँ वक्त पर खाती हूँ, बाहर भी जाते हैं कभी कभी। कल ही बोल रहे थे कि कहीं डिनर पर चलेंगे। खुदा खुश रखे तुम्हें, वो बेसाख्ता बोली। निम्रा ने सर हिलाया, मगर दिल में एक खला सा महसूस हुआ था।
रुकैया बेगम ने इसे प्यार से थपथपाया। बस मेरी बच्ची, ये आंखें हमेशा यूं ही चमकती रहें, कभी दुख ना देखूं। निम्रा ने एक पल को नजरें ऊपर उठाई। वो नजरें शुक्र, दुख और खौफ सबसे भरी हुई थीं। बस आप दुआ करें बेजान, बाकी सब ठीक है। रुकैया बेगम आंखें मूंदे हुए बोली। दुआ तो हर वक्त करती हूँ तुम्हारे लिए। किंजा ने आहिस्ता इनका कंबल दुरुस्त किया, नाइट लैम्प की रोशनी मध्यम की और उठने लगी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। बाहर अंधेरा था मगर एक साया वाज़ह खड़ा था, ज़रार। इसके चेहरे पर सख्ती और हैरत का अजब इम्तिजाज था। इसने सब सुना था, हर झूठा इत्मीनान, हर दुबकी हुई बात। निम्रा ने दरवाज़ा बंद करते वक्त इसे नहीं देखा था। वो सीधा किचन की तरफ चली गई थी। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा था और फिर थके हुए कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया था। आज इसका दिल बहुत उदास हो रहा था। जो तस्वीरें इसने किंजा की देखी और जो वॉइस नोट इसके सुने थे वो सब सच्चे थे। इसने रीचेक करवाया था, इसमें कोई झोल नहीं था। इसकी मोहब्बत वाकई धोखेबाज थी। कुछ देर बाद इनका कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ खिड़की के पर्दे ही पीछे से आती मध्यम चांदनी दीवार पर एक धुंधला सा अक्स बना रही थी। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और आदतन स्विच ऑन किया। जैसे रोशनी फैली, एक भारी भटकी हुई आवाज़ गूंजी, बंद करो लाइट। वो चौंकी और फौरन हाथ रोका, मगर लम्हा भर बाद नरमी से बोली, कमरा में बहुत अंधेरा हो रहा है। आंखें दुखने लगीं। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकने की हल्की आवाज़ थी। वो आगे बढ़ी, कदमों की चाप दबाए बेड के करीब पहुंची। वो वहीं बैठा था, झुका हुआ, दोनों कोहनियों के बीच सर छुपाए। वो खामोशी से इसके पास बैठ गई। अभी इसने लब खोले भी नहीं थे कि वो अचानक सर उठाकर इसके गले लग गया, जैसे बरसों का बोझ टूट कर गिर गया हो। मैं टूट गया हूँ निम्रा, बिल्कुल अंदर से। इसकी आवाज़ भारी रंधी हुई थी। वो कुछ पल खामोश रही। इसके हाथ खुद ब खुद इसकी पीठ पर रखे गए। क्या हुआ ज़रार? वो दंग रह गई। वो हिचकियों में बोला, किंजा ने ऐसा क्यों किया? मैंने इसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी अहमियत नहीं दी। इसकी ख्वाहिशें पूरी की, ख्वाब बनाए, साथ दिया, मगर इसने, वो सांस खींचते हुए बोला, इसने मेरे पीछे वो सब किया जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। निम्रा खामोशी से इसकी बात सुनती रही। कमरे में सिर्फ इसकी सिसकियां गूंज रही थी। मैं पागल था, अंधा हो गया था मोहब्बत में। वो दूसरी दुनिया की लगती थी, मासूम, नाजुक। मैंने सोचा वो मेरी जिंदगी बनेगी, लेकिन वो तो मेरी तजलील बन गई। वो एक गंदी लड़की थी निम्रा, गंदी। वो रो रहा था, लफ्ज़ों के साथ टूट रहा था। निम्रा ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। ज़रार, इसकी आवाज़ धीमी मगर गहरी थी, बुरा मत मानना, मगर कभी सोचा है कि शायद वो तुम्हारे लिए बनी नहीं थी? बूढ़ी लड़कियां बुरी राहों के लिए पैदा होती हैं। इनके नसीब में ऐसे लोग होते हैं जो इनके जैसे हों। और आप? वो लम्हा भर को रुकी, फिर संजीदगी से बोली, आपका किरदार साफ है। आपने इसे खलूस दिया, इज्जत दी, लेकिन खलूस हमेशा इन दिलों में जगह पाता है जो खुद सच्चे हों। ज़रार ने सर उठाया, आंखें लाल थीं। मगर निम्रा, क्यों? मैंने क्या कसूर किया था? वो थोड़ा झुकी, इसके माथे पर होंठ रखे, जैसे इसे करार दे रही हो। कसूर सिर्फ इतना कि तुमने अपनी कदर इसको दी थी जो इसके काबिल नहीं थी। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जिसके तुम अहल होते हो। शायद किंजा तुम्हारे मयार की नहीं थी, इसलिए रब ने इसको तुमसे छीन लिया। वो चुप रहा। इसकी सांसों की रफ्तार कुछ हल्की हुई। निम्रा ने धीरे से कहा, तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई ज़रार। बुरे लोग वक्ती सुकून देते हैं, मगर दिल का चैन सिर्फ अच्छे रिश्तों में होता है। तुम्हारे अंदर अच्छाई है, इसलिए तुम्हें वो नहीं मिली। ज़रार के लब हिले, मगर मैं अब किसी पर एतबार नहीं कर पाऊंगा। वो बोली, ऐसा मत सोचो। सच्चाई कभी भी धोखा नहीं देती, गलत लोग देते हैं। और जब दिल सच्चा हो तो रब खुद तुम्हें संभाल लेता है। वो इसके अल्फाज सुनता रहा, जैसे हर जुमला ज़ख्मों पर मरहम बन रहा हो। इसके चेहरे पर अब थकन थी, मगर गुस्सा नहीं। निम्रा आहिस्ता से बोली, अब और ना सोचो, थक गए हो बहुत, थोड़ा आराम करो। ज़रार ने बेख्तियार इसकी गोद में सर रख दिया। निम्रा के हाथ खुद ब खुद इसके बालों में चलने लगे थे। कमरे में सकूत छा गया। बाहर चांदनी और अंदर किसी के बिखरे दिल की धीमी सांसें। चल लम्हे बाद वो बोली, सो जाओ ज़रार, जो बोझ तुमने बरसों से उठाया है इसे आज छोड़ दो। वो धीरे धीरे खामोश हो गया, आंखें बंद हो गईं। अपनी बीवी की आगोश में वो वाकई हर गम भूल कर गहरी नींद में चला गया था।
निम्रा ने इसके चेहरे को देखा, एक जख्मी मर्द जो पहली बार किसी के सामने टूटा था, मगर शायद पहली बार संभलने के करीब भी था। एक हफ्ते बाद हल्की हवा लॉन में मौजूद गुलाबों की खुशबू को इधर उधर बखेर रही थी। रात की खामोशी में दरख्तों के पत्ते हल्की सरसराहट पैदा कर रहे थे। वो तन्हा कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में एक कप चाय लिए, नजरें खला में गुम। आंखों के नीचे थकन साफ झलक रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बीजान को दवाई देकर जब वो इनके कमरे से निकली तो तन्हाई ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बस थोड़ा सा सांस लेना चाहती थी, बोझ उतारे बगैर, बस लम्हा भर को खामोश रहने के लिए। अचानक कदमों की आहट ने इसे चौंका दिया। इसने पीछे मुड़कर देखा तो ज़रार लॉन के दूसरे किनारे से आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चलता हुआ करीब आया और इसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। दोनों के दरमियान कुछ लम्हे की खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जो बोझल भी थी और ज़रूरत भी। ज़रार ने नज़रें ज़मीन पर रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो चौंकी मगर लहजा नरम रखा। बीजान को दवाई देकर सुलाया है। ज़रा तन्हाई सी महसूस हुई तो बाहर आ गई। आपको कुछ चाहिए था? ज़रार ने लम्हा भर इसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, चाहिए तो था, मगर अब लगता है खुद ही ले आया हूँ। वो कुछ समझ नहीं सकी। इसके चेहरे पर खफीफ सी हैरत उभरी। ज़रार ने इसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, इस रात के लिए शुक्रिया। निम्रा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं खुद को किसी अंधी खाई में धकेल देता। तुमने मुझे संभाल लिया, खामोशी से, बिना कुछ मांगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए होती हैं और अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें। शायद इसलिए तुम मुझे मिली हो। निम्रा के लब कपकपाए। ऐसा मत कहीं ज़रार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस जो फ़र्ज समझा निभा दिया। ज़रार ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, तुमने मेरा बिखरना रोका है। तुमने मुझे अपने गुनाहों के आईने में देखना सिखाया है। मैं अपनी हर बात पर शर्मिंदा हूँ। जिन लहजों में तुम्हें झिड़का, जिन आंखों से तुम्हें हकीर समझा, जिन लफ्ज़ों ने तुम्हें तोड़ा, आज सब पर पछतावा है। वो लम्हा भर रुका, जैसे सांस संभाल रहा हो। मैंने सुना था तुमने बीजान को कुछ नहीं बताया। सब बर्दाश्त करके भी तुमने मेरा एहतराम रखा। तुम्हारी ये अदा, ये खामोशी मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन गई है। इसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, मगर आज से एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मुहाफ़िज़ रहूँगा, तुम्हारा वफ़ादार। जिस औरत ने मेरे अंधेरे में रोशनी भरी, इससे मैं अपनी सारी ज़िंदगी का अमानत मानता हूँ। निम्रा की आंखों में नमी तैर गई। इसने धीरे से अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। मैंने आपको कभी बुरा नहीं समझा ज़रार। हर इंसान गलती करता है, मगर हर कोई इसका एतराफ़ नहीं करता। आपने क्या, यही आपकी असलियत खूबी है। वो थोड़ा मुस्कुराई, हल्की सी मगर दिल से। मैं भी वादा करती हूँ, आप कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अगर किस्मत ने हमें एक रास्ते पर रखा है तो मैं वो रास्ता निभाऊंगी। शुक्रिया कि आपने आखिरकार मुझे देखा, महज एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर। ज़रार ने पहली बार इसकी आंखों में गहराई से देखा था। इन दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी बोल रही थी। तस्लीम, शिफा और नरमी के सारे रंग लिए। चांद आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे से निकला। हुआ ज़रा सी तेज़ हुई। गुलाब की खुशबू इनके बीच फैल गई थी। ज़रार आहिस्ता से बोला, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। निम्रा ने सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई। हाँ, शायद पहली बार इसका सब्र आएगा नहीं गया था। इसके हर आंसू का बदला इसे अपने शौहर की मोहब्बत के ज़रिए मिल गया था। लॉन की खामोशी में सिर्फ दो धड़कनें बाकी रह गई थी, एक शुक्रगुजार, एक मुतमईन, और रात जैसे पहली बार पुरसकून थी।